नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। बहुत पुरानी बात है, अरावली की पहाड़ियों के बीच रतनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा महाराज विक्रम सिंह अपने न्याय और दयालुता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कहा जाता था कि उनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। चोरी चकारी का नामो निशान न था और प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह पूजती थी। महाराज का एक ही बेटा था, युवराज आदित्य। आदित्य देखने में साक्षात कामदेव का अवतार था। लंबा कद, चौड़े कंधे और आँखों में एक अजीब सी चमक। वह शास्त्र और शस्त्र दोनों में माहिर था। लेकिन एक ही कमी थी, वह महाराज और रानी का इकलौता लाडला था। इसलिए बचपन से ही उसे हर चीज मांगने से पहले मिल जाती थी। इस लाड प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। अगर वह किसी चीज पर हाथ रख देता तो उसे पाकर ही दम लेता। एक चिलचिलाती दोपहर की बात है। आदित्य अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से काफी आगे निकल गया। घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया और आदित्य को भी जोरों की प्यास लगी। उसने चारों तरफ देखा तो पास ही एक बस्ती नजर आई। वह धोबियों का मोहल्ला था। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे और साबुन की झाग की महक हवा में घुली थी। आदित्य घोड़े से उतरा और पानी की तलाश में एक बड़े से घर के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर छत पर गई। वहां एक लड़की अपने भीगे हुए लंबे बाल सुखा रही थी। आदित्य जैसे वहीं पत्थर का हो गया। उसने अपनी जिंदगी में हजारों राजकुमारियां देखी थी, लेकिन उस लड़की की सादगी में जो नूर था वह बेमिसाल था। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। लड़की की नजर जब राजकुमार पर पड़ी तो वह सकपका गई। उसने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया और नीचे भाग गई। इतने में आदित्य के सैनिक भी वहां पहुंच गए। आदित्य भारी मन से महल लौट आया, लेकिन उसका दिल वहीं उस धोबी के घर की छत पर छूट गया था। महल लौटकर आदित्य ने खाना पीना छोड़ दिया। उसने अपने खास सिपाही को भेजकर पता लगवाया। मालूम हुआ कि वह रामू धोबी की बेटी चंदा है। आदित्य ने ठान लिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ चंदा से, वरना कुंवारा रहेगा। जब महाराज विक्रम सिंह को यह बात पता चली तो वे सन्न रह गए। एक राजकुमार और एक धोबी की बेटी, यह तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन युवराज की हालत बिगड़ती जा रही थी। 3 हफ्ते बीत गए। आदित्य ने बिस्तर पकड़ लिया। आखिर में महाराज ने अपने सबसे पुराने और अक्लमंद वजीर काका सोमेश को बुलाया। काका सोमेश ने सब सुना और मुस्कुराकर बोले, महाराज, जवानी की जिद को ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना चाहिए। युवराज को इजाजत दे दीजिए। 2 दिन उस लड़की के साथ रहेंगे तो राजसी ठाट बाट याद आएंगे और खुद ही उसे छोड़ देंगे। राजाओं की तो वैसे भी कई रानियां होती हैं। राजा को बात जंच गई। उन्होंने रामू धोबी और उसकी पत्नी को दरबार में बुलवाया। बेचारे गरीब धोबी डर से कांप रहे थे। जब युवराज ने शादी का प्रस्ताव रखा तो रामू ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। रामू बोला, हुजूर, यह हमारी खुशकिस्मती है, पर मैं अपनी बेटी की मर्जी के बिना कुछ नहीं कह सकता। मैं उससे पूछकर जवाब दूंगा। आदित्य को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने सब्र किया। अगले दिन रामू वापस आया और बोला, राजकुमार, मेरी बेटी तैयार है, पर उसकी 4 शर्तें हैं। वह खुद आपको बताएगी। आदित्य तुरंत धोबी के घर पहुंचा। चंदा ऊपर के कमरे में थी और उसने बीच में एक पर्दा डाल रखा था।
पर्दे के पीछे से उसकी रेशमी आवाज आई, पहली शर्त, मैं आपके महल में सिर्फ दिन में रहूंगी। सूरज ढलते ही मैं अपने पिता के घर वापस आ जाऊंगी। दूसरी शर्त, आप मुझसे बात करने या मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का एक दाना नहीं खाऊंगी और न पानी पीऊंगी। चौथी शर्त, जिस दिन आपने मुझे उंगली से भी छुआ, हमारा रिश्ता उसी पल खत्म हो जाएगा। आदित्य को लगा कि ये बस नखरे हैं। उसने सोचा, एक बार शादी हो जाए, फिर देखूंगा। उसने सारी शर्तें मान ली। बिना किसी धूमधाम के सादगी से शादी हुई और चंदा पालकी में बैठकर महल आ गई। लेकिन जैसा आदित्य ने सोचा था, वैसा कुछ नहीं हुआ। चंदा सुबह आती, पत्थर की मूरत की तरह एक कुर्सी पर बैठी रहती और शाम होते ही अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चली जाती। पूरे 6 महीने बीत गए। आदित्य ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा घूंघट में रहती थी। पूरा राज्य इस अनोखी शादी पर थू-थू करने लगा। हताश होकर आदित्य ने एक रात महल छोड़ दिया। उसने अपनी वफादार दासी रत्ना को बताया कि वह शांति की तलाश में जा रहा है। वह भटकते भटकते नीलाद्रि पर्वत की गुफाओं में पहुंच गया। वहां उसे एक बहुत ही वृद्ध योगी महाराज मिले। उनकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और वे गहरी समाधि में थे। आदित्य ने 1 महीने तक बिना कुछ मांगे उनकी सेवा की। वह गुफा साफ करता, उनके लिए फल लाता और उनके पैर दबाता। जब योगी की आंखें खुली, तो उन्होंने आदित्य के माथे को देखकर कहा, बच्चा, तू किसी बड़ी उलझन में है। तूने उस लड़की से शादी करके अपनी मुसीबत मोल ली है, पर तेरी सेवा से मैं खुश हूँ। योगी ने अपने दीपक की राख विभूति उसे दी और कहा, इसे माथे पर लगा लेना। तू सबको देख पाएगा, पर तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जा, अपनी पत्नी का सच देख। आदित्य वापस महल पहुंचा। शाम को जब चंदा जाने लगी, तो उसने चुपके से वो राख माथे पर लगाई और अदृश्य होकर उसकी गाड़ी के पीछे लटक गया। जो नजारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। धोबी के घर पहुंचकर चंदा अपने कमरे में गई। वहां का सादा कमरा अचानक एक तिलिस्मी महल में बदल गया। चंदा ने अपनी मैली साड़ी उतारी और परियों वाले लिबास में आ गई। आदित्य अदृश्य होकर सब देख रहा था। उसने देखा कि चंदा के लिए आसमान से सोने की थाली में भोजन उतरा। आदित्य को भूख लगी थी, तो वह भी उसके साथ खाने लगा। चंदा हैरान थी कि वह एक निवाला खाती और थाली खाली हो जाती। उसने अपनी दासी को डांटा, आज खाना इतना कम क्यों है? फिर रात के सन्नाटे में आसमान से एक उड़नखटोला नीचे उतरा। चंदा उस पर बैठ गई। आदित्य ने भी उसका कोना पकड़ लिया। वे बादलों को चीरते हुए इंद्रलोक पहुंच गए। वहां अप्सराओं का नाच हो रहा था। चंदा, जो असल में एक परी थी, नाचने के लिए खड़ी हुई। आदित्य ने देखा कि तबला बजाने वाला थक गया था। आदित्य ने अदृश्य रहकर तबला संभाल लिया। उसने ऐसी थाप दी कि चंदा मदहोश होकर नाचने लगी। इंद्रदेव खुश हुए और उन्होंने इनाम में अपना रेशमी रुमाल, हीरे की अंगूठी और मोतियों का हार चंदा को दिया। आदित्य ने चुपके से वे तीनों चीजें अपनी जेब में रख ली। अगले दिन आदित्य ने एक योजना बनाई। जब चंदा महल में आकर अपनी कुर्सी पर बैठी, तो आदित्य ने दासी रत्ना से कहा, रत्ना, आज मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। वह ऊंची आवाज में अपना सपना सुनाने लगा। उसने शुरुआत से लेकर इंद्रलोक तक की पूरी बात कह सुनाई। चंदा घबराहट में धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। जब आदित्य ने कहा, सपने में मुझे वो रुमाल मिला, तो रत्ना ने जिद की, दिखाइए राजकुमार। आदित्य ने जेब से वही रुमाल निकाल दिया।
चंदा का घूंघट आधा उठ गया। फिर उसने अंगूठी निकाली तो चंदा कुर्सी से उठ खड़ी हुई और जैसे ही उसने मोतियों का हार दिखाया, चंदा भागकर आदित्य के पैरों में गिर पड़ी। चंदा रोते हुए बोली, राजकुमार, अब कुछ नहीं छुपा। मैं इंद्रलोक की परी सितारा हूँ। एक बार मैंने राजा इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मुझे 1 साल तक धरती पर धोबी की बेटी बनकर रहना होगा। शर्त यह थी कि अगर किसी मर्द ने मुझे छू लिया या मेरी असलियत जान ली, तो मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। उसने आगे कहा, आज मेरा श्राप खत्म होने वाला था। मैं आज रात हमेशा के लिए चली जाती, लेकिन आपने मेरा राज जान लिया। अब मैं हमेशा के लिए आपकी हूँ। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी जिद पर पछतावा था, लेकिन अपनी पत्नी को पाकर वह बेहद खुश था। महाराज विक्रम सिंह और रानी माँ को जब पता चला कि उनकी बहू कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक परी है, तो उन्होंने फिर से पूरे राज्य में जश्न मनाया। रतनपुर की गलियों में हफ्तों तक घी के दिए जले। आदित्य की जिद अब जिम्मेदारी में बदल गई थी और सितारा की शर्तों की जगह अब प्यार ने ले ली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल रूप को देखना नहीं, बल्कि दूसरे के रहस्य और उसके वजूद का सम्मान करना भी है।